मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पाठ 6 इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन का अध्ययन यह लिखवाया जा रहा है, जिसमें से आप लोगों को अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और आज आप लोगों को दीर्घोत्तरी के प्रश्न लिखवाए जाएंगे। जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में इन्हें सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हम समझेंगे कि मुगल काल का पतन होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो इसके बारे में हम समझेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। इसका पहला पॉइंट देखेंगे, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। वे साम्राज्य का पतन होने से रोक न सके। प्रत्येक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता रहा। इसमें बहुत साधन और शक्ति नष्ट होती थी। सम्राटों के कमजोर होने के कारण प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और स्वतंत्र हो जाते थे। मुगल साम्राज्य के पतन का आर्थिक कारण भी था, यानी मुगल साम्राज्य के कारण आर्थिक भी था। जिससे इस समय तक ना तो पर्याप्त धन बचा था और ना ही जागीरें जो विभिन्न अधिकारियों को दी जा सकती थी। जमींदार असंतुष्ट थे, क्योंकि वो समझने लगे थे कि सरदार राज्य की आमदनी का बहुत बड़ा भाग स्वयं ले लेते थे। अतः उनका सरदारों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। लगान अदा करने के बाद किसानों पर बहुत कम धन बचता था, अतः वे अधिक गरीब होते गए। कभी कभी किसान भी असंतुष्ट जमींदारों से का विद्रोह में साथ दिया। अगला है, मनसबदारों की संख्या अकबर के काल से 3 गुनी बढ़ गई थी। मनसबदार उससे उतने ईमानदार नहीं रह गए थे। वे जो लगान जमा करते थे उसका सही हिसाब नहीं देते थे। वे बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। 18वीं शताब्दी में अधिकारियों का प्रायः स्थानांतरण नहीं होता था। इससे बहुत से अधिकारी स्थानीय शासकों का व्यवहार करने लगे थे। मुगलों की सैनिक शक्ति भी कमजोर हो गई थी। अब अन्य सेनाओं की तुलना में मुगल तोपखाना तकनीकी रूप से बहुत पीछे रह गया था। भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित करने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त करके संतुष्ट हो जाते थे। मुगलों ने नौसेना के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, यानी मुगलों की जो सेना थी वो सिर्फ थल सेना या जल सेना ही थी और वायु सेना नहीं थी। अगला है, शासकों, सरदारों और अभिजात वर्ग का जीवन बहुत ही विलासपूर्ण हो गया था, जिसके कारण देश के चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। किसानों और शिल्पकारों को कठिनाइयों का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, परंतु शहरों के व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे।
अभिजात कुलों के लोग अपना समय आलस और शराब पीने में नष्ट कर देते थे, परंतु प्रांतीय दरबारों में इस प्रकार के आलसी और अयोग्य उच्च वर्ग के लोग नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकारों को अनुशासन में रखने का प्रयत्न किया। यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था, वहां नए अनुसंधान हो रहे थे। मुगल कालीन भारत इन नवीन खोजों की ओर पूर्णतया उदासीन था। यानी जो मुगलों के पतन के कारण बने, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है औरंगजेब शासक के बाद जितने भी शासक हुए वो सब कमजोर रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जो भी उत्तराधिकारी होता था उनमें आपस में ही विद्रोह होते थे और जिससे अन्य जो विरोधी थे उसका भरपूर फायदा उठाते थे। और इनके जो मनसबदार थे वो भी ईमानदार नहीं थे। जितना भी वो लागान जमा कराते थे उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग अपना स्वयं हड़प कर जाते थे, शेष भाग ही राजकोष में जमा कराते थे। इनके पास सेनाओं का भी धीरे धीरे अभाव होता गया। तोप खाने और जो भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब प्राचीन होते गए। अन्य देशों में सेनाएं का रूप बदलता गया, लेकिन मुगल कालीन सेना वही पुराने तरीके से रही। इनके पास ना तो अच्छे घुड़सवार बचे थे, ना ही वायुसेना थी। इस कारण भी इनके पतन का कारण बना। इनके राज्य में किसानों से उपज के अपेक्षा कर अधिक लिया जाता था, जिससे धीरे धीरे किसान वर्ग, व्यापारी, अभिजात वर्ग इनसे दूरियां बनाने लगे और विद्रोह करने लगे। यूरोप में नवीन विज्ञान के विकास हो रहा था, लेकिन मुगल काल में विकास की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ये सारे कारण रहे मुगल काल या मुगल साम्राज्य के पतन के। कल हम आप लोगों को इसके आगे का क्वेश्चन लिखवाएंगे, जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। होमवर्क में इतिहास में पार्ट 2 याद करना है। धन्यवाद।